नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। वैसे तो आज मुझे एमसीक्यू करवाना था बायोलॉजी करंट अफेयर दोनों का, लेकिन रिजल्ट का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि बहुत सारे मेरे छात्र परेशान होंगे। पीटी भी नहीं हुआ होता है जिनका, वो भी फाइनल रिजल्ट के बाद थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं आपकी मेंटालिटी को, मन स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, इसीलिए वीडियो लाया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो पास होते हैं वो क्या अलग करते हैं, और इसके साथ साथ जो परीक्षा फल के साथ कई सारी भ्रांतियाँ आई है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता है, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी छोड़ दीजिए, तरह तरह की चीज़ें कही जा रही है। तो इन सभी चीज़ों पर एक एक करके देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है कट ऑफ का कंपैरिजन करेंगे 69 बीपीएससी से कि क्या इसमें अलग रहा है। जबकि अधिक बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए हैं इस बार, फिर भी कट ऑफ में कई सारे जगहों पर बहुत बड़े डिफरेंस देखे गए, तो उसे भी समझेंगे। इसके बाद अपना जो रेगुलर वाला वीडियो होता है वो आ जाएगा। अपने यहाँ से कितने सिलेक्शन हुए हैं, तो टेलीग्राम बंद है अभी, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों तक मैं एक्सेस भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इस कारण से। फिर भी 2 एसडीएम जो हैं उन्होंने खुद से मैसेज किया, अप्रोच किया। 2 डीवाईएसपी हैं, एक एमईओ हैं, 2 आरओ हैं, 2 आरडीओ हैं, एक असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर का जो पद होता है उन पदों पर चयनित हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं इन सभी को। क्या अंतर होता है सेलेक्टेड जो हो गए हैं और जिनका सिलेक्शन अंत समय में आकर के आफ्टर इंटरव्यू भी नहीं हो पाया है, या पीटी नहीं हो पाया है, या मेंस नहीं हो पाया है। जिनका मेंस इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद से जिनका नहीं हो पा, इनका हो गया, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। मैं अगर बोल दूं कि बहुत सीरियस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। जो लोग इंटरव्यू देते हैं सब लगभग में समान स्तर के ही होते हैं। कई सारे बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि मेंस में कम मार्क्स होंगे, किसी एक पेपर में कम मार्क्स होगा, डीआई गलत हो गया होगा, या मेंस के किसी एक क्वेश्चंस में उनको कम मार्क्स मिल गए होंगे। तो इसलिए लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बाद जो आपका सिलेक्शन होता है उसमें। इसलिए ये कह देना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, नहीं होता है ऐसा। फिर भी क्या अलग होता है जिनका सिलेक्शन होता है, तो मुझे लगता है ईमानदारी पूर्वक आपके मुंह पर हमेशा ही बोलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनको आप कभी भी एग्जामिनेशन के अलावा कुछ और करते हुए नहीं देखेंगे। जैसे दूसरों के गाइड करते हुए नहीं देखेंगे टेलीग्राम पर कि ग्रुप बना लिया और गाइड कर रहे हैं। आप अपना सिलेक्शन लेने आए थे कि ग्रुप बना करके गाइड करने आए थे? कभी ये हो हल्ला करते नहीं दिखेंगे कि इस एग्ज़ाम में डेट आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। केवल मतलब होता है कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, पीटी निकालें, मेंस निकालें, इंटरव्यू निकालें और अपना ले जाएं। कोई ख़ास डिफरेंस अगर मैं पूछूं आपसे, आपको बताऊं तो यही पर डिफरेंस होता है कि बहुत सिंसियर होते हैं और एग्ज़ाम के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और रेगुलर बहुत सारे बच्चे हैं इसमें से। जैसे एक स्टूडेंट है मेरे, अभी तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, जब उनका वीडियो आएगा तो वही बता देंगी। काफ़ी वर्षों से वो तैयारी कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन लगी हुई रहीं और सिंसियर प्रकार से लगातार पीटी मेंस दे रही थी। निकल भी रहा था, इंटरव्यू में कभी रह रहा था, कभी मेंस रह रहा था। तो इस प्रकार से होते होते अंततः फाइनल हो गया। तो आपको छोड़ना नहीं होता है उम्मीद। सिविल सर्विसेज में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एकमात्र चीज़ इस पर आपको टिके रहना होता है कि आपकी भी बारी आएगी। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप अपने को लेकर सजग हैं, थोड़े से तैयारी के दौरान स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो आपकी बारी ज़रूर ही आती है। कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है। हाँ,
दिखावे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि एक ही साथ ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, फलाना भी दे रहे हैं, ठिकाना, तो फिर आपका कोई गारंटी नहीं होता है। तो फिर आपकी बारी आएगी कि नहीं आएगी ये निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम अलग होता है, तैयारी सभी की अलग होती है। इस पर बात करेंगे और, लेकिन थोड़ा सा देखिए कि कट ऑफ का क्या रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जिस एग्ज़ाम को हम लोग कई बार समझ लेते हैं कि भाई पहले पीटी की तैयारी कर लो, फिर मेंस की तैयारी करो, फिर इंटरव्यू की तैयारी करो। मैंने जो ऑडियो शेयर किया उसमें निशा जी जो हैं, आपको यकीन होगा कि नहीं, 2023 में मैंने आंसर राइटिंग शुरू किया था, उस समय से रेगुलर लिख रही हैं। 2.5 साल से 3 साल, 2.5 साल अप्रॉक्स रेगुलर लिख रही हैं। मैंने कल उनके पोस्ट के साथ ये भी बताया था कि मेंस आंसर राइटिंग तो शायद ही इनसे बेहतर कुछ लोग करते होंगे। इतना शानदार हिंदी माध्यम, ठीक है, तो भ्रम जो है हिंदी माध्यम में रिजल्ट नहीं हुआ, उस पर भी आएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन का हिस्सा कितना तैयार है। आफ्टर प्रीलिम अगर आपको मैं 6 महीने दे दूं और आपने मेंस का 0 रखा हुआ लेवल, कुछ भी तैयार नहीं किया है, तो कोई भी आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि मेंस हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एग्ज़ाम के प्रकृति को समझें कि प्रीलिम क्रैक करने के बाद मेंस का प्रैक्टिस करके निकाल लेना बहुत चैलेंजिंग होता है। 1-2% बच्चे कर पाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा आपका। GS 2 का पेपर 71 का आपने देखा है आँख खोल करके, कितने ऐसे सवाल हैं जो रटे रटाए कर सकते हैं। 10 सवाल ऐसे होंगे पूरे पेपर में, बाकी 90% जो सवाल हैं वो आपको ऑन द स्पॉट सोच करके 2-4 पॉइंट पढ़ा होगा, 2-4 याद होगा, ऑन द स्पॉट लिखना है। ये आपको कोई भी नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं। 2021 दिसंबर में जब अपना चैनल शुरू किया था, तब से इकलौता मैं ही था पहले जिसने बोलना शुरू किया यूट्यूब पर कि पहले मेंस के लिए पढ़ लो, BPSC जी ने देना है। मैं ही था पहला वीडियो जा कर के देखिएगा मेंस का किसने बनाया था यूट्यूब पर, आंसर राइटिंग लिखना किसने सिखाया था, तो मैं था। इसलिए तैयारी करने का भी तो आपका प्रीलिम है 72 का, उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। उससे पहले आपने लिखा भी होगा, लेकिन जिन लोगों का 73 है एटलीस्ट समय से सजग हो जाएं और मेंस को प्रिपेयर करें, पहले सिलेबस को प्रिपेयर करें। आफ्टर पीटी उसके बाद से आता है पीटी की बारी, मेंस के बाद से प्रीलिम की बारी आती है। क्यों मैं ये कह रहा था, ज़रा कट ऑफ देखिए 69 और 70 के बीच में। अनरिजर्व का 69 में रिटर्न में कट ऑफ था 466 और इसमें रिटर्न में कट ऑफ है 445। 21 नंबर का फ़र्क आया है, कम हो गया है। 69 से 70 के तुलना अगर हम लोग करें तो कम हो गया है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन 552 पर हुआ था 69 BPSC में, और इसमें 528 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन बच्चों के हो गए हैं। कितने पर हुए हैं देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 528 मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया है। 528 मार्क्स पर 70 BPSC में सिलेक्शन हो गया है, जिसको लेकर के नॉन सीरियस सब लोग कह रहे थे, ऐसा हुआ है। अनरिजर्व फीमेल का देखिए 463 था, यहाँ पर 444 है, 19 नंबर कम हुए हैं। सब में नंबर आपको कम होता हुआ दिखेगा 70 BPSC में। एक ST फीमेल को छोड़ दें तो उनका कट ऑफ जो है वो बढ़ गया है। ST की महिलाएं अब ज़्यादा एग्जामिनेशन दे रही हैं, इसलिए उनका कट ऑफ आपको ज़्यादा दिखेगा। बाकी ऊपर से नीचे तक सब में लाल ही दिखेगा आपको, सबके कट ऑफ जो हैं वो कम हो गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि GS 1 के पेपर में DI भी टफ आया था मेंस एग्जामिनेशन में, और GS 2 का भी पेपर 70 का आसान नहीं था। मेंस का पेपर तो BPSC में आसान होता ही नहीं है। 71 का जो मेंस का पेपर है उसके बाद देखिए कट ऑफ का क्या हाल होगा, क्योंकि GS 2 का पेपर नहीं थे उस लायक कि सब लोग हल कर लें। पहली बार मेंस लिखने वालों से तो हल होना बहुत ही मुश्किल था, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है ढंग से, पहली बार मेंस की तैयारी करके बैठे हैं उनसे। तो ये डिफरेंस ये बताता है कि एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ये है डिफरेंस इसमें। 68 से कंपेयर कीजिए, 69 को देखिए, 70 को देखिए, अब 71 का भी फिर देखिएगा।
इसी के साथ में प्रीलियम के पेपर का भी कंपैरिजन कीजिए। 69 के प्रीलियम का पेपर कैसा था, 70 के प्रीलियम के पेपर में वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे होनहार छात्र छट गए क्योंकि बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया था। 71 का प्रीलियम पेपर कैसा था, 72 का कैसा होगा। एग्ज़ाम का जो स्तर है धीरे 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 करके ग्रो कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो जो आप पढ़ाई का तरीका था आपका, आज ही अभी सुबह से बात हुई एक बच्चे से जो 64 65 का उन्होंने मेंस लिखा हुआ है, प्रीलिम निकाला हुआ है, उनके लिए तो दुनिया ही बदल गई है 69 70 71 में। तो जो पहले आप वही पतली पतली मैगजीन पढ़ के एग्जामिनेशन दे रहे थे, क्वांटम पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, वो वाला हिस्सा अब नहीं चलने वाला। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था। सीरियस प्रकार से आपको जीएस का अध्ययन करना चाहिए, करंट अफेयर का अध्ययन करना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए, तब जाके आप पीटी और मेंस के लायक हो पाएंगे। ये यहाँ पर हमें इस कट ऑफ से पता चल रहा है। जबकि कई सारे होनहार यूपीएससी के छात्र भी बैठते हैं इस एग्जामिनेशन में, मेंस में भी बैठते हैं, पीटी में भी बैठते हैं, तब भी कट ऑफ कम गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की बातें हो गई। एक और भ्रम चल रहा है कि यूपी से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। यूपी पीएससी आपके लिए भी खुला है, जाइए वहाँ भी तीर मार लीजिए। यूपी से जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब तो महिलाओं को भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होगा, वो तो टॉप परफॉर्मर होंगे, बेहतर स्कोर करके आए। तो क्या इस देश में, बिहार में केवल बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी क्या? यूपी सरकार अगर ऐसा कर दे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो खाली हो जाएगा, सारे तो बिहार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या हो गया, यूपी से सिलेक्शन हो गया तो आप भी जाकर उत्तर प्रदेश में जॉब कर लीजिए, निकालिए एग्जामिनेशन। अगर हमारे राज्य के बच्चे जो हैं वो प्रतिभा में पीछे होंगे तो कोई तो उनकी जगह को लेगा। इसमें कट्टरता फैलाना और फिर सहारा लेना कि हमें डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए, केवल बिहार के ही बच्चे दें, इससे प्रतिभा इस राज्य से बाहर जाएगा। अभी हमने प्रतिभा को आकर्षित किया है कि हमारे राज्य में आकर के इतने बेहतरीन लोग काम करें। थोड़ा सा सकारात्मक सोचिए। फिर भी सिलेक्शन कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा हो भी जाता तो क्या लेना देना था। आप में क्षमता है तो आप निकालिए। इनको तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है अलग से कि कम कट ऑफ में इनका हो गया है, अब तो सब लोग जनरल में फ़ाइट करते हैं। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों से बचना चाहिए। कहीं का भी सिलेक्शन हुआ, अपने देश के नागरिक निवासी हैं, बिहार के भी लोग पूरे देश में रहते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए हमेशा। एक और भ्रम हुआ है कि हिंदी माध्यम का कम रिजल्ट है। ये किसने कहा आपको? बीपीएससी ने कोई आंकड़ा जारी किया है क्या? अपने मन से दो चार का रिजल्ट देखा, कहानियाँ कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम का कम सिलेक्शन हुआ है। 69 में क्या हुआ था, 68 में क्या हुआ था? 69 में तो हिंदी माध्यम के और 68 में इतने सारे मार्क्स उनको मिले थे कि कितनी बार तो अतिशयोक्ति लग रहा था उनके मार्क्स। इतने मार्क्स कैसे? ऐसे में 210 नंबर, 200 मार्क्स ऐसे में, जबकि इंग्लिश मीडियम के ऐसे में एवरेज 170 के बिलो था। 155 मार्क्स थे इंग्लिश मीडियम के एवरेज में, ऐसे में हम लोग कह रहे हैं। अब बीपीएससी में हिंदी माध्यम के बच्चों का ऐसे में 180 प्लस एवरेज था। तो ये कहना कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता है सबसे बड़ा झूठ है। आपका माध्यम हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई और हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप बिहार के हों, यूपी के हों, राजस्थान के हों, एमपी के हों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। ये चीज़ बांध करके रख लीजिएगा। अभी भी स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में ही सबसे अधिक हिंदी माध्यम के छात्र, गांव घर के छात्र सेलेक्ट होते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ा झूठ है कि इंग्लिश मीडियम का दबदबा बढ़ा है। ये वही भ्रम है जो यूपीएससी के लिए फैलाया जाता है। यूपीएससी में भी हिंदी माध्यम के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है पीटी निकालने का, मेंस निकालने का, तो आपका सिलेक्शन होगा, होगा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा। यूपीएससी में हिंदी माध्यम से पीटी ही निकलता है 500-600 बच्चों का, मेंस निकलता है कुछ 100 बच्चों का, इंटरव्यू तक जाते जाते कुछ और कम हो जाते, तो फाइनल सिलेक्शन में कहाँ से आएंगे?
तो बीपीएससी में अगर भी ऐसा हो रहा है तो एक बार ये भी देखिए कि प्रीलिम कितने बच्चों का निकला है हिंदी माध्यम से, क्योंकि प्रीलिम में तो हिंदी इंग्लिश माध्यम नहीं होता है, वहाँ तो दोनों माध्यम पेपर होते, बस बबल करना होता है। और अगर वहाँ भी बच्चे छट रहे हैं तो इसका दोष तो आयोग पर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अपनी क्षमता पर काम कीजिए। हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम में मत पढ़िएगा, यूपी बिहार में मत पढ़िएगा। जो मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट बोला है कि जो सेलेक्टेड हैं उनके अंदर एक खासियत तो मैंने हमेशा ही देखा, आज से नहीं 67 में भी मेरे के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थी। 67 में जब पढ़ाना मैंने शुरू किया था, उन्होंने खुद से अप्रोच किया। मैंने आज तक किसी कॉन्टैक्ट नहीं किया कि भाई आपका हुआ नहीं हुआ, जान पहचान में है तो पूछ लेता हूँ, नहीं तो नहीं, इट्स ओके। वो भी किसी सुदूर कटिहार के गांव की हैं, दिव्या मिश्रा जी, अभी एमईओ हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मत पढ़िएगा, केवल और केवल अपने एग्जामिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर ही होता है। जिनका नहीं हुआ क्या करें? एक चीज़ को याद करें कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सिलेक्शन लेना इस देश में सबसे कठिन काम है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस देश में ग्रुप डी का जॉब निकालना सबसे कठिन है। आप तो फिर भी एसडीएम और डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं, तो केवल इतने से कि भाई इस बार नहीं हुआ अब तो जीवन बर्बाद हो गया, इससे काम नहीं बनता है। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो लाइफ और चैलेंजिंग हो जाता है। जो बने हैं उन्हें आज ही मैं बता दे रहा हूँ, जो बन गए हैं उनसे कभी फ़ोन पर बात कीजिएगा, अगर क्लोज हो तो वो आपको बताएंगे कि जीवन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं हुआ तो अब क्या होगा, फिर से फाइट कीजिए। तभी आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होते हैं, जो आपके अंदर फाइट करने की एबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होता है कि कैसे नहीं होगा, कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, प्रीलिम में क्यों नहीं हुआ, क्यों नेगेटिव मार्किंग लग गया, क्यों मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। ये सब सवाल जब खुद से करना शुरू करेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर मेरे समय बर्बाद हो रहे हैं। कई बार टेलीग्राम और इन सब ग्रुप में देखता हूँ दिन भर बच्चे लगे रहते हैं। कैसे हो जाएगा आपका? दूसरों का भला करते रहेंगे तो अपना भला नहीं हो पाएगा। एकमात्र चीज़ इस पर आपको काम करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरा भी होगा। प्रीलिम नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगली बार प्रीलिम होगा। मेंस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार मेंस होगा। इंटरव्यू नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगली बार इंटरव्यू होगा। क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन होता है बहुत कम होते हैं जो पहली अटैम्प्ट में निकाल ले जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, लास्ट अटैम्प्ट तक होता है। अगर सिंसियरिटी के साथ में टिके रहेंगे तो गारंटी होता है कि आपका हो जाएगा। अगर सिंसियरिटी के बिना टिके रहेंगे, टाइम पास वाला, तो फिर गारंटी होता है कि टाइम पास ही होगा। तो आपके लिए तो बस यही कहूँगा कि हारना नहीं है यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर आकर के नहीं छोड़ना है। ठीक है, अच्छे से और एक अटैम्प्ट देना है। मेंटोरशिप क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, बीपीएससी मेंस के बाद से इंटरव्यू के लिए भी पटना में लोगों से पैसे लिए गए हैं कि इंटरव्यू का बैच चला रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा देखिए, उन्हीं का वीडियो फिर डाल करके खुद के इंस्टीट्यूट का प्रचार भी कर रहे हैं। मेंटोरशिप क्या होता है? आप अपना काम कर दीजिए, जैसे मैं पढ़ा देता हूँ, यूट्यूब पर कंटेंट डाल देता हूँ, टेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। आप अपने से डिसीजन लीजिए आपको क्या बेहतर करना है क्या नहीं। मैं आपको बताऊंगा, केवल राह दिखाऊंगा कि ये करना है। ये अगर आप करते हैं तो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप उस चीज़ को करें, आगे बढ़ें। ये नहीं होता है कि नहीं मैं ये करके देता हूँ आपको और आप फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। स्पून फीडिंग से किसी का सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी में जाने के बाद निकाल देगा उसको, क्योंकि जीवन में अपने से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मेंटोरशिप का पहला सिद्धांत होता है कि नो स्पून फीडिंग। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना उस पर आपको है। मैं आपको बोलूँगा सिंसेरिटी रखिए। अगर इसका मतलब आप समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे, नहीं समझ रहे हैं तो ही समझ जाएंगे आप थोड़े दिनों के बाद। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्या नहीं करना है मैंने पहले ही बता दिया है, छोड़ना नहीं है और टाइम बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा सा स्वार्थी बन करके पहली प्रायोरिटी जीवन में अपने एग्ज़ाम को और अपने रिजल्ट को देना है। बाकी दुनिया थोड़े दिनों के लिए है ही नहीं।
ठीक है, क्या अप्रोच अलग रखें, अब इस पर बात कर लेते हैं। जिनका भी प्रीलियम है 72 बीपीएससी का लास्ट एक मंथ, सबसे पहले जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। जो भी आपने करंट अफेयर कहीं भी सोर्स से पढ़ा है उसको रिवाइज करना है एमसीक्यू सहित। और जब मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर का रिवीजन, तो जो आपने पढ़ा होगा, कहीं से टॉपिक पढ़ा तो होगा ना, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, क्योंकि कुछ भी लाइन कहीं से भी आ सकता है। टेस्ट को रिवाइज करना होता है। आपने 50 टेस्ट लगा लिए, रिवीजन नहीं किया, तो उससे अच्छा होता कि आप उन टेस्ट को कचरे में डाल करके आ जाते, क्योंकि जीरो फायदा होगा। ठीक है, तो टेस्ट 10 ही लगाएं, 15 ही लगाएं, लेकिन 2 से 3 बार उसको रिवाइज करें। थर्ड क्या करना होता है, एलिमिनेशन। प्रीलियम में जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, सबसे ब्रिलियंट, उसको भी 50 सवाल से ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कितने ही सारे मेरे स्टूडेंट निकले, ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, पटना, बिहार के, यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में, और मैसेज करते सर प्रीलियम निकल गया, आपने एलिमिनेशन सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड और प्रीलियम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता, हाउ टू अटेम्प्ट, ये आपको सीखना पड़ेगा अपने अटेम्प्ट करने के दौरान, टेस्ट प्रैक्टिस के दौरान, या रिवीजन करने के दौरान, या एमसीक्यू लगा रहे उसके दौरान, कि कौन से आंसर्स को गलत साबित करना है हमें। सही आंसर निकालने से ज़्यादा बेहतर होता है कि क्वेश्चन में गलत वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेना। तो प्रीलियम के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसकी एक स्पष्ट स्ट्रैटेजी बनाइए। एलिमिनेशन का तरीका सीखिए कि कौन से स्टेटमेंट गलत होते हैं। यही चीज़ आपको मदद करेगा एग्जामिनेशन में प्रीलियम निकालने में, क्योंकि 50 से ज़्यादा सवाल तो आपको 72 में भी नहीं आएगा, वो भी बहुत पढ़ के जाएंगे तो भी 50 आ जाए तो बहुत है। ये आज ही मैं कह रहा हूँ, 1 महीना पहले प्रीलियम से। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, 70 का पेपर हो, 74 का पेपर हो, या फिर 69 का हो, 67 का हो, नहीं आएगा आपको। 50-60 सवाल में आप गारंटेड होंगे। उसके आगे आपको एलिमिनेशन रिस्क लेना पड़ेगा, 120 प्लस में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रोसेस ही है। तो ये 3 चीज़ों पर आपको काम करना होता है, टेस्ट रिवीजन, करंट अफेयर का रिवीजन विथ एमसीक्यू, एंड टेस्ट को कैसे अप्लाई करें, कैसे लगाएं, कैसे अटेम्प्ट करें। बाकी जीएस तो आप पढ़ ही रहे होंगे। प्रीलियम के लिए केवल और केवल यही करना है। बाकी जिनका मेंस के बाद से नहीं हुआ है, इंटरव्यू के बाद से नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष सेशन में हम लोग बात कर लेंगे। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि बच्चे बहुत सारे परेशान थे क्या करना चाहिए लास्ट के 1 मंथ में। तो आपको यही करना चाहिए लास्ट के 1 मंथ में, और कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम पर तो अभी बंद है, कल से खुल जाएगा। कमेंट पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उस पर मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपको गाइड करूँगा, लेकिन करना आपको ही है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा इस फील्ड में, क्योंकि इसमें जितने आबाद होते हैं उससे ज़्यादा बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अटैम्प्ट ख़त्म हो गया हो तो कोई बी ऑप्शन देखिए। अटैम्प्ट बाकी हो तो सिंसेरिटी के साथ, फिर से कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। इस प्रकार दीजिए कि आपका पहला अटैम्प्ट है, फिर सिलेक्शन आपका ज़रूर ही होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।